गुड मॉर्निंग एवरीवन, ए वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी मैं इतने दिन वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाई, कुछ इश्यूज थे, दैट्स व्हाई। सो नाउ आई एम बैक। सो लास्ट हमने एंड किया था अपना लंग्स के मेम्ब्रेन्स पे एंड कर दिया था। ठीक है, कि आपका जो थोरैकिक लंग्स का सरफेस है आउटर मेम्ब्रेन का देखा था, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन का देखा था कि इनर जो आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन है कॉन्टैक्ट करती है लंग के साथ एंड आउटर आपका थोरैकिक कैविटी के साथ। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करें। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रॉन्चीज कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory and exchange part of the respiratory system। ठीक है, इसने कहा कि जो आपका नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल मतलब आपका नाक का आगे वाला जो दो होल्स होते हैं, वहाँ से नॉस्ट्रिल से लेकर आपका ब्रॉन्चेस तक का जो होता है टर्मिनल ब्रॉन्चेस तक, वो आपका कंडक्टिंग पार्ट होता है। लेकिन जो आपका एल्वोलाई और उसके जो डक्ट होते हैं वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। ठीक है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट। अब जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट को कौन सा हो गया आपका, नॉस्ट्रिल फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू ब्रॉन्चियस तक, कौन सा हो गया आपका, ये हो गया कंडक्टिंग पार्ट। ये क्या करता है, कंडक्टिंग पार्ट आपका ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक व्हाट एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को किधर, एल्वोलॉय में। एल्वोलॉय क्या है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब एक्सचेंज वाला पार्ट है। ठीक है, इधर, और यहाँ से क्या होता है, क्लियर करता है, क्लियर इज फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे आपकी एयर को बॉडी टेम्परेचर के हिसाब तक लाना होता है। ठीक है, एक्सचेंज जो पार्ट होता है इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो आपका कंडक्टिंग साइट होता है, एक्सचेंज साइट होता है, कंडक्टिंग साइट नहीं एक्सचेंज पार्ट होता है, जो वो वाली साइट होती है जहाँ पे आपकी एक्चुअल डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। क्योंकि ब्लड के पास आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एयर क्या आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर में आपका ऑक्सीजन होगा। इसके बीच में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे, कंडक्टिंग जो आपका एक्सचेंज पार्ट होता है। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट कौन सा हो गया आपका, एल्वोलॉय। ठीक है, एल्वोलॉय आपका एक्सचेंज पार्ट हो, यहीं पे आपकी एक्चुअल क्या डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन क्या है, कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से आपकी लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है। तो अब देखो ना, आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम्स हैं या ब्लड है या टिश्यू है, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन तो कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन बाहर को जाएगा। और एयर में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन आपकी लंग्स के पास, आपके जो ब्लड है उसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ऑक्सीजन कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आएगी। यही तो बोल रहा है कि आपका एक्चुअल डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, वो यहाँ पे आपका एक्सचेंज पास में होगी, पार्ट में होगी। तो एक्सचेंज साइट आपकी एल्वोलॉय होगा, तो एल्वोलॉय में ही याद रखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है पैराग्राफ में, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैकिक चैम्बर। थोरैकिक चैम्बर में आपका लंग्स जो है मिलता है, विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, या जिसको एनाटॉमिकली हम एयर टाइट चैम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, the thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum and laterally by the ribs, and on the lower side by the dome shaped diaphragm। अब देखो लंग्स के इसने टोटल 3D वाला बता दिया। 3D में इसने क्या बताया कि आपका जो डॉर्सल साइड पे आपका जो थोरैकिक चैम्बर है वो डॉर्सल साइड पे आपका वर्टिब्रल कॉलम से बन जाएगा। ठीक है, वेंट्रल साइड से आपका मतलब वेंट्रल होगा, आगे वाला सामने वाला आपका स्टर्नम देखने को मिलेगा। ठीक है, और लेटरली ऐसे लेटे हुए जो लेटरल होंगी वहाँ से आपका रिब्स हो जाएगा, और लोअर साइड पे आपका क्या डोम लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, जिसका क्या बोलेंगे, डायफ्रागम। देखो ना आप यहाँ पे देखो, ये उसने कहा वेंट्रल साइड पे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये वेंट्रल साइड पे देखो स्टर्नम वाली हड्डी है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे। डॉर्सल साइड पे आप देखो, नीचे देखो डूम लाइक आपका क्या हो गया, डायफ्रागम हो गया। ठीक है, और वेंट्रल साइड आपके रिब्स होगी। ठीक है, रिब्स होगी, ये आपको क्या बना रही है, ये आपका पूरा क्या बना रही है, आपका थोरैकिक कैविटी, मतलब आपका पूरा थोरैकिक चैम्बर बना रही है। The anatomically setup of lungs in thorax is such that any change
in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs. Pulmonary cavities such as average arrangement is essential for breathing. We cannot directly alter the pulmonary volume. हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, हम अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग या जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशंस बोलते हैं, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। यही ऊपर बताया था, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, आपका डिफ्यूजन होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि आपका डिफ्यूजन कहाँ होगा, आपकी जो कौन सी एक्सचेंज साइट होगी, एक्सचेंज पार्ट होगा, तो वो आपका एल्वेलर मेम्ब्रेन ही होता है, एल्वेलॉय होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, आपका ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड एक्ट एज अ मीडियम, एक्ट एज अ कंडक्टिंग टिश्यू, ब्लड इज एक्चुअली कंडक्टिंग व्हाट टिश्यू। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होता है, हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्या होता है जब हम ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब हम ब्रीथिंग का मैकेनिज्म देखेंगे। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म देखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझ में लाना चाहिए। जैसे इसमें आती हैं दो टर्म्स आती हैं, एक आती है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। क्या होता है इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन होता है कि जब हमारा एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब आप साधारण लैंग्वेज में समझ जाओ कि इंस्पायरेशन होता है कि जब आप क्या करते हो, एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर लेते हो, मतलब आप ऑक्सीजन को ले रहे हो, ठीक है। आप लेते तो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हो आप, ठीक है। तो एक्सपायरेशन होता है कि जो आपके अंदर एयर है, कंसंट्रेशन आपके अंदर जिस एयर की ज़्यादा है, एयर की नहीं, गैस की ज़्यादा है, आप उस गैस को बाहर दे रहे हो। टोटली क्या simple. Inspiration during which atmospheric air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out. तो alveolar air कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक एयर कौन सी, ऑक्सीजन। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हो दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हो दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट टू द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उस टाइम पे हमारे जो लंग्स हैं उनके बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में एक क्या प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, गैसेस का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे डिफ्यूजन इज नथिंग, इट इज जस्ट मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ऑब्वियस है कि एयर में आपका कार्बन ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वो आपकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा है वहाँ से आपका लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो एक लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में करंट का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रेशर ग्रेडियंट को हम बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर। अब जब हमको लेना होता है, इंस्पायरेशन होता है, जब हमारा इंस्पायरेशन होगा, इंस्पायरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब प्रेशर लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा उसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलेंगे। अगर वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका लंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तब आपका क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। मतलब कि आपका लंग्स में क्या होना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लाइनें एनसीईआरटी की समझना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि क्या होता है ना, मैंने जैसे आपको कहा कि जिस चीज़ से, ठीक है, जिस चीज़ से आपका, जहाँ पे आपका ज़्यादा, मतलब आप देखो कि आप एक भरी हुई बाल्टी रख दो, ठीक है, पानी की, और दूसरी तरफ खाली बाल्टी रख दो।
अब आपका पानी, और पाइप लगा लो, आपका पानी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से आपका पानी खाली बाल्टी की तरफ जाएगा। सेम होता है, दैट मीन्स क्या होगा, एक प्रेशर, मतलब जहाँ पे जिस चीज़ का प्रेशर या ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वो उसकी तरफ मूव करेगा। यहाँ पे उसने कहा कि आपका जब आपका इंस्पायरेशन कब होगा, मतलब आप कब ऑक्सीजन को ले पाओगे, जब आपकी ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में कम होगी, आपकी ऑक्सीजन के प्रेशर की मात्रा आपकी बॉडी में कम होगी। तो इंस्पायरेशन के टाइम तो होता ही वही है, नेगेटिव प्रेशर ही होता है हमारी बॉडी। नेगेटिव प्रेशर दैट मीन्स हमारी मात्रा ऑक्सीजन की कम है, तो कम है दैट मीन्स हमारा ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगा। तो इंस्पायरेशन ओनली occurs when our intrapulmonary pressure is negative or is less than the atmospheric pressure. वेरी सिंपल। सिमिलरली एक्सपायरेशन में इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है कि आपका इंटरपल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इस टाइम पे, एक्सपायरेशन के टाइम पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव होना चाहिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से। ठीक है, Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and the specialized set of muscle, external and internal intercostal between the ribs, help in the generation of such gradient. कौन कौन से पार्ट हमारे हेल्प करते हैं किसमें, इस ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए? वो आ जाती है हमारी डायफ्रागम। हमारा डायफ्रागम आपको मैं बताऊंगी आगे। हमारा डायफ्रागम, हमारे स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, और हमारे क्या, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच में आपका जो क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है, वो हेल्प करते हैं रिब्स के अंदर। ठीक, inspiration is initiated by the concentration of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis, and contraction of external intercostal muscle lift up the rib. क्या होता है ना, यहाँ देखो आप, ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये तब है कि जब आपका क्या होगा, जब आपका इंस्पायरेशन हो रहा है, ये तब की डायग्राम है। ठीक है, इंस्पायरेशन के टाइम देखो आप, इंस्पायरेशन के टाइम जब आप सांस ले रहे हो, जब आप सांस ले रहे हो तब आपका डायफ्रागम नीचे होगा। ठीक है, डायफ्रागम नीचे होगा, प्रेशर आपका लो है। आपका प्रेशर कहाँ लो है, लंग्स के बीच में लो है, ऑक्सीजन कम है ना, लो है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो आपका रिबकेज, स्टर्नम और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, मतलब फैल जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपका भरपूर ऑक्सीजन, भरपूर एयर आप अंदर को ले पाओगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तब हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बट सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, एयर को हमें लंग्स से बाहर छोड़ना होता है, तब हमारा डायफ्रागम क्या कर जाता है, ऊपर की तरफ आता है, तब यहाँ पे वॉल्यूम घट जाती है, किसकी, लंग्स की। और रिब्स एंड स्टर्नम दोनों पार्ट इसमें रोल प्ले करते हैं। इसको उनका सरफेस क्या है, पहले वो खुल जाते हैं, अब वो साथ हो जाएंगे, और यहाँ पे उस टाइम पे लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होगा और एयर का प्रेशर कम होगा। ठीक है, and the sternum causing the increase in the volume, the thoracic chamber in the dorsal ventral axis. ठीक है, the overall increase in the thoracic chamber cause a simpler increase in the pulmonary volume. ये सब मैंने डायग्राम में आपको बता दी है। ठीक है, an increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which force the air from outside to move into the lungs, that is inspiration. कि आपका pulmonary volume क्या हो जाएगा, आपका पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा था ना, यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देखो आपका साइज में, यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब इंस्पायरेशन होगी। ठीक है, तो जब आपका और डायफ्रागम आपका क्या करेगा, ये आपका ये भी आपका
रिलैक्स करेगा इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटेन द डायफ्रागम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरैकिक वॉल्यूम। अब जब ये ऊपर को आ जाएगा, ये अपनी नॉर्मल पोजीशंस को आ जाएंगे, तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज द इंटर पल्मोनरी प्रेशर टू साइड अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर काजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, एयर एक्सपल आउट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल आउट हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का आपको पूरा समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ऑन द एवरेज एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग है जो ब्रीथ करता है 12 से 16 टाइम्स 1 मिनट में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वॉल्यूम ऑफ एयर मेजर कर सकते हैं, विथ विच इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। आज हम इसको इतना ही देखेंगे, ठीक है। कल आपको जो मेन चीज़ें थी वो यही थी कि आपका इंस्पायरेशन के टाइम क्या होता है, एक्सपायरेशन के टाइम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में 12 से 16 मिनट तक आपका क्या होता है, एक हेल्दी पर्सन क्या करता है, ब्रीथ करता है। कल हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम्स कैपेसिटीज़ के बारे में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम भी कल कर देंगे, ठीक है। और फिर परसों हमारा ये सब चलेगा, मतलब 2 दिन और लगेंगे तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम पढ़ेंगे बाकी की चीज़ें, ठीक है। टिल देन keep supporting, loving and do subscribe to my channel. Thank you so much. Take care.